वेलकम फ्रेंड, युक्ति आईएएस ए वे टू सक्सेस में आपका स्वागत है। यदि इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो, साथ ही साथ लाइक और शेयर करके अपने दोस्तों के साथ इसे साझा करें। युक्ति आईएएस के द्वारा जो नवीन प्रयास किए गए हैं, जिसमें प्रत्येक सप्ताह आपको एक वीक में जो भी टॉपिक कराए जाएंगे उससे रिलेटेड संडे को टेस्ट लिया जाएगा। उसी सीरीज में एक आगामी प्रयास पॉलिटी से लिया गया है, जो प्रत्येक डे आपको वन टॉपिक किया जाएगा और इससे भी जो भी टॉपिक इस वीक में होंगे उसके रिलेटेड टेस्ट संडे को आपको 3 PM से टेस्ट प्रारंभ होगा। जो भी जानकारी चाहिए दिए गए नंबर से आप संपर्क कर सकते हैं। और हमारे विभिन्न प्लेटफॉर्म है, जैसे यूट्यूब पर है, व्हाट्सएप पर है, टेलीग्राम पर, फेसबुक ग्रुप है। आप इससे डायरेक्ट जुड़कर हम सभी संबंधित जानकारियाँ ले सकते हैं। सारी जो प्रयास किए जा रहे हैं अभ्यर्थियों के लिए वो उससे जुड़ सकते हैं। हमारा ये सीरीज चलाने का मुख्य उद्देश्य ये है कि जो भी यूपीएससी हैं, यूपीएससी आगामी यूपीएससी के एग्ज़ाम होने वाले, साथ ही साथ स्टेट पीसीएस जो होने वाले हैं, और उसके साथ साथ लोअर जो पीसीएस के एग्ज़ाम होते हैं उसमें बहुत से टॉपिक ऐसे होते हैं जो महत्वपूर्ण होते हैं और उससे संबंधित जो भी क्वेश्चन आते हैं वो बहुत ही क्रिस्टल टाइप के क्वेश्चन आते हैं, जिसमें थोड़ी सी माइनर मिस्टेक से अभ्यर्थियों का जो भी अटेम्प्ट होता है वो गलत हो जाता है, प्रश्न गलत कर देते हैं। इसी को ध्यान में रख के सीरीज चलाया जा रहा है, जिसमें महत्वपूर्ण टॉपिक को लिया जाएगा, केवल महत्वपूर्ण टॉपिक को। ऐसा नहीं कि पॉलिटी के सभी टॉपिकों को लिया जाएगा, केवल उन महत्वपूर्ण टॉपिक को जो अगले 5 से 7 साल में रिवाइज होते हैं, प्रत्येक एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होते हैं, उन टॉपिकों को लिया जाएगा। उससे टॉपिक को सभी उसके डायग्राम आपको एस्पेक्ट बता दिए जाएंगे और उससे रिलेटेड जो भी टेस्ट होंगे संडे को ले लिया जाएगा। तो संडे में जो भी क्वेश्चन होंगे पूछे जाएंगे वो यूपीएससी और पीसीएस के साथ साथ जो भी आपके एग्ज़ाम है, आगामी एग्ज़ाम, उसके संदर्भित जो भी पैटर्न है उसको ध्यान में रख के लिया जाएगा। तो चलिए आज प्रारंभ करते हैं। पहला आज टॉपिक पॉलिटी में लिया गया है, संविधान की प्रस्तावना प्रीम्बल से लिया गया है। इसमें देखते हैं क्या है। ये जो भी युक्ति आईएएस के द्वारा मटेरियल आपको उपलब्ध कराए जा रहे हैं उसमें आप लोगों ने अभी तक देखा होगा क्या, किस रूप से मटेरियल को संक्षिप्त रूप से आपको दिया जा रहा है कि एग्ज़ाम में आपको उतनी ही आवश्यकता है जितने के लिए एग्ज़ाम में प्रश्न आपको आते हैं। ऐसा नहीं कि प्रीम्बल्स या जो भी टॉपिक और कराए जा रहे हैं साथ ही प्रिंस सर के द्वारा या विभिन्न प्लेटफॉर्म पर जैसे डीएनए कराया जा रहा है, तो इसमें इतनी बातें लिख दी जाती है जिससे आपका जो भी प्रश्न पूछा जाएगा वो प्रश्न आप आराम से, प्रश्नों के इर्द गिर्द टॉपिक को रखा गया है। ऐसा नहीं कि इसमें ऐसी बातें लिख दी गई जो आउट ऑफ सिलेबस, आउट ऑफ क्वेश्चन हो। हमारा मुख्य ध्येय है आपका जो प्रश्न यूपीएससी में या पीसीएस किसी भी एग्ज़ाम में पूछ रहा है तो उससे प्रश्न सॉल्व हो, न कि आपको अधिकतर ज्ञान प्राप्त हो। ज्ञान अगर प्राप्त करना तो उसके लिए पीएचडी होता है, पीएचडी आप कर सकते हैं, पर आपको एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए प्रश्नों को सॉल्व करना होगा। यदि प्रश्न 100 आ रहे हैं किसी भी एग्ज़ाम में, उसमें आपको कम से कम 65 से 70% प्रश्न सॉल्व करने हो तो आपके सीट रिजर्व होते हैं। तो हमारा प्रयास यही है, युक्ति आईएएस का प्रयास यही है कि आप जो भी एग्ज़ाम हो उसका सभी प्रश्न अच्छे कॉन्फिडेंस तरीके से आप प्रश्नों को सॉल्व कर सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो संविधान की प्रस्तावना में सबसे पहले क्या है, तो इसलिए आप पहले ही ध्यान रखें, हम उन्हीं बातों को शामिल करेंगे जिसमें प्रश्न बार बार उससे पूछे जाते हैं या पूछे गए हैं। तो संक्षिप्त विवरण होगा, संक्षिप्त बातें लिखी रहेंगी जिससे आप कम से कम एक क्रिस्टल साइज आपके माइंडसेट तैयार हो और प्रश्न के टॉपिक के संबंधित और प्रश्न को सही तरीके से सॉल्व कर सके। चलिए देखते हैं क्या है प्रस्तावना, क्या है या क्या है प्रस्तावना। इस संदर्भ में प्रस्तावना लोगों को लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं से जोड़ने का एक साधन है। जो भी लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं हैं किसी भी देश में उससे लोगों को जोड़ता है यह प्रस्तावना, क्योंकि प्रस्तावना को मूल रूप से यह माना जाता है यह एक वह अग्रदूत है जिस पर चलकर, जिसकी दिशा निर्देश पर सभी संस्थाएं कार्य करती हैं। तो इसलिए इसे लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को जोड़ने का एक साधन माना जाता है। संविधान के आदर्शों, सरकार के स्वरूप, संविधान के स्रोत से संबंधित प्रावधान और संविधान के उत्तरोत्तर उद्देश्यों को स्पष्ट करने वाली कुंजी है।
कहने का अर्थ जो भी सरकार संविधान के आदर्श होंगे, जो भी आदर्श, जो भी लोकतांत्रिक देश के विभिन्न सभी देशों के अपने अपने आदर्श होते हैं, राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक आदर्श होते हैं, उसको मानते हुए संविधान में उनको शामिल किया जाता है। जैसे भारत में शामिल किया गया है, बहुत से आदर्श हैं, उसको शामिल किया गया है। उन आदर्शों जैसे समाजवादी आदर्श है, लोकतांत्रिक आदर्श है, गांधीवादी आदर्श है, तो इनको शामिल, इससे संदर्भित जो भी आदर्श हैं उनको सरकार के स्वरूप क्या है? सरकार के 3 स्वरूप हैं, न्यायपालिका, विधायिका और आपको कार्यपालिका। तो इनके जो सरकार के स्वरूप हैं तथा संविधान के स्रोतों से संबंधित, संविधान के 2 प्रकार के स्रोत होते हैं, एक होते हैं परंपरागत स्रोत और एक होते हैं समसामयिक स्रोत। अर्थात समसामयिक स्रोत कहने का अर्थ हुआ कि स्वयं के जो आदर्श स्रोत होंगे, आपके जो संरचना चली आ रही है उससे संबंधित, या तो विभिन्न देशों के जो लोकतांत्रिक मान्यताओं के स्रोत हैं। जैसे भारतीय संविधान में जब निर्माण हो रहा तो बहुत से देशों के स्रोत, जैसे आयरलैंड, अमेरिका, रूस, सोवियत संघ, फिर कनाडा, ये सब देशों का, दक्षिण अफ्रीका, इन सब देशों का संविधान से हमारे विभिन्न अनुच्छेद प्रभावित है। तो ये संविधान के स्रोतों से संबंधित प्रावधान और संविधान के उत्तरोत्तर उद्देश्य, जो भी उत्तरोत्तर उद्देश्य है संविधान के, उसको स्पष्ट करने वाली कुंजी है। जो वर्तमान, जो आपको 26 जनवरी आपको 1950 में जो लागू हो गया संविधान, और उसके बाद जो आने वाले जो समय है अभी 2020 तक, या फिर उससे अतिरिक्त मान लीजिए अभी से जो आने वाले फ्यूचर में जो भी आदर्श होंगे सरकार के, संविधान के, वो उत्तर उद्देश्यों को भी स्पष्ट करता है। चलिए विशेषता इसका क्या क्या है ये देख लेते हैं। विशेषता और महत्व। प्रस्तावना संविधान की आत्मा माना जाता है। किसी राष्ट्र के नागरिक समान इच्छा को प्रस्तावित करता है, ये रूसो के अनुसार है। ये कोटेशन आपको एग्जाम में पूछ चुका है, यूपीएससी प्लस लोअर पीसीएस, स्टेट पीसीएस, ये में बहुत बार ये पूछ चुका है। ये समान इच्छा के प्रस्तावित करता है, ये किससे संबंधित है? यह संविधान निर्माताओं की मानसिकता समझने की कुंजी है। संविधान निर्माण के दौरान संविधान निर्माता की किस प्रकार के कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में रखे थे आने वाले भारत के निर्माण में, तो वो उसको समझने की एक कुंजी है ये। साथ ही साथ यह संविधान निर्माण प्रक्रिया से लेकर संविधान के आत्मर्पित और क्रियान्वयन की प्रक्रिया की अवधि के बीच की कड़ी का कार्य करती है। अर्थात जो भी आत्मर्पित करने की प्रक्रिया और धरातल पर उतारने के संविधान के विभिन्न स्वरूप है, उसके बीच का ये कड़ी के रूप में कार्य करती है। साथ ही साथ यह संविधानवाद को विकसित करने का घोषणा पत्र है। संविधानवाद अर्थात जो संविधान निर्माण हो चुका और आवश्यकता अनुसार जो कार्य और अपेक्षित है, अर्थात सुधार की आवश्यकता है, संदर्भित रूप से संविधानवाद उसको माना जाता है। हालांकि आगे मैं संविधानवाद को अगले टॉपिक में कवर करूंगा, इस पर विस्तृत एक लेक्चर होगा, क्योंकि ये बहुत ही व्यापक शब्द है अपने आप में। इसलिए अभी इतना बस मान लीजिए, आप समझिए इस चीज़ को कि संविधानवाद सुधार की आवश्यकताओं को दर्शाता है, जो सुधार सकारात्मक रूप से हो सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, प्रस्तावना का मुख्य तत्व क्या है ये देखना है। इसमें ये प्रश्न बहुत बार इस टॉपिक से प्रश्न आपको पूछते हैं बार यूपीएससी प्लस स्टेट पीसीएस या लोअर स्टेट पीसीएस जो भी है, इससे प्रश्न जरूर पूछते हैं बार बार। तो चलिए देखते हैं स्वरूप, इसके तत्व क्या क्या है। पहले 3 तत्व इसके देखे जाते हैं। पहले स्रोत क्या है, स्वरूप या प्रकृति किस रूप से है, फिर उद्देश्य इसके क्या है। तो प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। तो स्रोत में हम भारत के लोग अर्थात भारत की जनता से है, भारतीय प्रस्तावना के। फिर इस तरह इसका स्वरूप या प्रकृति क्या है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष है, लोकतांत्रिक और लोकतंत्रात्मक व्यवस्था है, गणराज्य है। अर्थात 4 स्वरूप है। प्रश्न यहाँ से भी पूछे थे कुल कितने स्वरूप है या प्रकृति है, या मेंस में यहाँ से डायरेक्ट प्रश्न आपको पूछे जाते हैं। तो ये सब टॉपिकों को ध्यान में रखिए। साथ ही साथ उद्देश्य क्या है इसके ये देखते हैं। तो उद्देश्य में आपको ये नजर आएंगे, न्याय इसका, तो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय है, 3 प्रकार के न्याय देना है। तो पीटी में यहाँ से आपको न्याय का प्रकार पूछ सकता है, और मेंस में आपको न्याय की प्रकृति न्याय का उद्देश्य पूछ सकता है आपको। तो इस संदर्भ में आप स्वतंत्रता क्या है, स्वतंत्रता विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता देता है। ये भी आपको देख रहे हैं, आपको 5 प्रकार से मिलता है वो स्वतंत्रता का। फिर प्रतिष्ठा, अवसर की समता देता है, और व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता, अखंडता और बंधुता देता है। यहाँ पर आपको उद्देश्य के रूप में बंधुता है। तो प्रश्न यहाँ से पीटी में आपके बार बार पूछे गए हैं,
एक दो बार नहीं, बहुतों बार पूछे गए, लगभग 10 बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है अभी लगभग। स्टेट पीसीएम में तो बहुत बार पूछा जा चुका है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, इसको अच्छे तरीके से आप लोग सभी अच्छे से पढ़ लें। तो अब देखते हैं प्रस्तावना का इतिहास क्या है, क्योंकि भारत में जब प्रस्तावना लाया गया उसके पीछे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय रूप से प्रभावित तत्व थे, उससे देख लेते हैं क्या है। तो 1776 ईस्वी में अमेरिका के फिलाडेल्फिया सम्मेलन। तो प्रश्न यहाँ से भी पूछा गया है कहाँ से ये उत्पन्न हुआ, तो फिलाडेल्फिया सम्मेलन से यह उत्पन्न आया है, वहाँ से निकला, वहाँ से ये कॉन्सेप्ट विकसित हुआ वर्ल्ड को। तो संविधान के निर्माण में न होने के तक है, अर्थात वहाँ अमेरिका में जो 1776 में फिलाडेल्फिया सम्मेलन में प्रस्तावना को संविधान निर्माण न होने तक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को चलाने का इंजन माना गया। अर्थात जब तक संविधान निर्माण नहीं हो जाता, इस प्रस्तावना, जो भी प्रस्तावना में बातें लिखी गई हैं उसको ही संविधान का तत्व मान लिया जाए, इसे ही संविधान तत्कालीन रूप से माना जाए, इसी के अनुरूप सारी व्यवस्थाएं कार्य करें। इस व्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान क्या था, इस प्रस्तावना का प्रथम प्रस्तावना जो बना था 1776 में अमेरिका में, तो उनमें महत्वपूर्ण योगदान था जॉर्ज वॉशिंगटन का, जेम्स मेडिसन का और जेफरसन का महत्वपूर्ण योगदान रहा था। तो ये प्रश्न आपको पीटी में पूछे गए हैं। तो भारत में प्रस्तावना का इतिहास क्या है। जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य या प्रस्तावना उद्देशिका या प्रस्तावना को प्रस्तुत किया संविधान सभा में, और 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा स्वीकृत कर लिया गया। तो ये भारत का प्रस्तावना से संबंधित बातें हैं। फिर इसके बाद सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रस्तावना संबंधित वाचन या वाद कुछ हुए थे, जो महत्वपूर्ण वाद होते हैं, ये आगे सेशन में आपको प्रत्येक वाद को बताया जाएगा। पर पीटी के संदर्भ में आपको यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं प्रस्तावना से संबंधित कुछ वादों का नाम, तो आप यहाँ देख लीजिए क्या क्या है। तो सबसे पहले 1951 में ही शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ वाद हुआ था सबसे पहले। उसके बाद 1960 में वेरूबाड़ी वाद हुआ था, 1967 में गोलकनाथ वाद हुआ था, 1973 में केशवानंद भारती वाद, और 1981 में वामन राव वाद हुआ था, 1950 LIC ऑफ इंडिया वाद ये हुआ था। तो ये महत्वपूर्ण वाद है जो प्रस्तावना से ही संबंधित है। प्रस्तावना के प्रीम्बल से संबंधित टॉपिकों को सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय दिया था उस संबंध में। ये निर्णय क्या है इसे मैं नेक्स्ट क्लास में लूँगा, क्योंकि ये बहुत ही विस्तृत है। ये बार बार आपको वेरूबाड़ी, शंकरी प्रसाद, गोलकनाथ, केशवानंद, LIC ऑफ, ये भी जो इंदिरा साहनीवाद, ये सब बार बार आपको ये सब आएंगे। आपके को जो भी आप जब भी पॉलिटी पढ़ेंगे बार बार आएंगे आपको पॉलिटी के टॉपिकों में, तो इस पर विस्तृत मैं चर्चा कर लूँगा। अभी फिलहाल बस इतना ही आप जाने कि इससे संबंधित चीज़ें क्या क्या थी। वैसे एक बार मूल आप लोग प्रस्तावना आपको याद होना चाहिए क्या है प्रस्तावना, इसको आप अच्छी तरीके से देखिएगा कि यहाँ से भी प्रश्न पीटी प्लस मेंस में डायरेक्ट प्रश्न पूछे जाते हैं। जो मैं आपको तत्व बताया ये तत्व वहीं से है, इसी से तत्व सारे झलकते हैं। पर आप प्रस्तावना को अच्छी तरह से एक बार याद जरूर करके रखें और इसे बार बार प्रैक्टिस करें, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। हो सकता है आपको इसी से संदर्भ इंटरव्यू में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या इसी से संबंधित आपको पीटी मेंस में संबंधित जो भी मेंस में टॉपिक इससे पूछा जा सकता है। तो प्रस्तावना संविधान की उद्देशिका को आप प्रस्तावना को बेहतर तरीके से याद कर लें। दोनों फॉर्मेट हिंदी इंग्लिश दोनों में दे दिया गया, आप अच्छे से देख सकते हैं। अब प्रस्तावना की विशिष्टताएं या विशेषताएं क्या क्या है, वो जो भी तत्व जो शामिल थे उसमें आप चीज़ें देख लीजिए। मैं यहाँ पर संक्षिप्त रूप से बता दिया है, इसके अतिरिक्त और बातें जानने की ज़रूरत नहीं है। और जो भी मेंस में इससे संबंधित बातें हैं जो आती है, तो मेंस के टॉपिक अलग होते हैं, उसमें आपको बता दिया जाएगा। जैसे संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न के आंतरिक रूप से सर्वोच्च और बाह्य रूप से स्वतंत्र की स्थिति का होना संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न माना जाता है। गैर विवादित वैधानिक अधिकार क्षेत्रों में लोग सर्वोच्च स्थिति का होना भी एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न बातें हैं। समाजवादी क्या है, उत्पादन और वितरण के तमाम घटकों में राज्य का स्वामित्व होना चाहिए, ऐसा माना जाता है। भारतीय परिप्रेक्ष्य में यह व्यक्तिवाद और समूहवाद के मध्य की स्थिति है, जैसे कंपनी व्यापार करने वाले अधिकार, परंतु CSR कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ। अर्थात समाजवाद केवल राज्य का ही अधिकार नहीं होगा भारत में, यह व्यक्तिवाद और समूहवाद दोनों को ध्यान में रखते हैं। एक पर्सन और विभिन्न पर्सन, कहने मतलब एक से अधिक, तो उनके बीच का चेक एंड बैलेंस की स्थिति को बनाए रखता है भारत में राज्य स्टेट्स। तो उसके संदर्भ में भारतीय समाजवाद स्पष्ट होते हैं। भारत में लोकतांत्रिक समाजवाद को दर्शाता है।
तो ये सब प्रश्न आपको पूछे जाते हैं। पंथ निरपेक्ष क्या है? पंथ निरपेक्ष का दो रूप देखे जाते हैं, सैद्धांतिक और व्यवहारिक रूप देखे जाते हैं। तो वो क्या है? सैद्धांतिक, राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा, भारत का कोई धर्म नहीं है, वह सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करता है। पर व्यवहारिक स्थिति में क्या होता है? राज्य धर्म के मामले में निष्क्रिय न होकर सक्रिय स्थिति में है, सभी को अपने अपने धर्म में मान्य प्रचार प्रसार करने की सुविधा प्रदान करता है। अर्थात ऐसा भी नहीं कि व्यवहार सैद्धांतिक स्थिति में जो लिख दिया गया वो व्यवहारिक स्थिति में नहीं देखा जा सकता है। हाँ, निष्पक्ष रूप से कार्य करता है राज्य, इस संदर्भ में पंथ निरपेक्ष हमारे यहाँ कार्य करता है। बंधुता क्या है? बंधुता एकल नागरिकता और भाईचारा का दलीय भावना को लाता है, इसलिए बंधुता के संदर्भ को दर्शाता है। अखंडता क्या है? अखंडता का स्थापना बंधुता के आधार पर आधारित होता है। अखंड तभी हो सकता है जब इस सभी प्रांत, सभी लोग एक दूसरे से जुड़कर कार्य और गतिविधि को संपादित करते हैं, तो अखंडता शब्द का जन्म होता है। जैसे जम्मू कश्मीर अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर से बंधुता का साथ अखंड रखता है। पर ये भी आप देख रहे होंगे, पहले ये चीज़ें थी, पर जब से जम्मू कश्मीर को बना दिया गया है एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में, तो ये भी आपको अखंडता के डायरेक्टली पहले था क्या, इसलिए मैं यहाँ लिख दिया हूँ कि आप एग्जाम्पल के तौर पर समझे कि कैसे अखंडता किस रूप से, अगर ये अलग भी था हमारे स्टेट से, सारे उसके कार्य और शक्तियाँ अलग थी, अन्य स्टेटों जो भी राज्य हमारे स्टेट्स हैं उससे अलग थी, लेकिन उसका अर्थ यह था नहीं था कि वो बंधुता या अखंडता के संदर्भ में नहीं था। तो आप यहाँ पे चीज़ें देख सकते हैं। लोकतंत्र है, इसके भी दो रूप है, सैद्धांतिक और व्यवहारिक स्थिति। तो सैद्धांतिक स्थिति क्या है? लोगों के शासन से अभिप्रेरित होता है यह। अब व्यवहारिक स्थिति है, संसाधनों के समान वितरण पर जो अपवादजनक स्थिति में सकारात्मक भेदभाव को बल देता है। तो आप देखते होंगे बहुत से ऐसे टर्म और कंडीशन रहते हैं जो सकारात्मक भेदभाव को जन्म देता है। इसका अर्थ यह नहीं कि एक दूसरे के बीच जो भी है विवाद को जन्म देना या एक को दूसरे से ऊंचा उठाने की प्रकृति है। यह केवल सकारात्मक भेदभाव को, जो भी दबित वर्ग है जिनको अवसर नहीं मिला उनको बढ़ाने के लिए एक सकारात्मक प्रयास करना। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर देखी जाती है। गणराज्य क्या है? गणराज्य भारत के गणराज्य सैद्धांतिक प्रमुख किसी वंश परंपरा या विशिष्ट जाति धर्म प्रजाति से नहीं होंगे, बल्कि राष्ट्र प्रमुख के रूप में उनका निर्वाचन किया जाएगा। गणराज्य इसी संदर्भ में देखा जाता है। न्याय क्या है? यह जॉन रॉल्स के सकारात्मक भेदभाव को बतलाता है कि किस रूप से न्याय होना चाहिए। इसके सामाजिक न्याय है, जाति धर्म भाषा लिंग आदि के आधार पर भेदभाव को रोकना होता है। फिर इसके आर्थिक न्याय के रूप में होता है, संपदा आय संपत्ति और आदि के भेदभाव को दूर करना होता है। राजनीतिक न्याय क्या होता है? राजनीतिक आशय मतदान राजनीतिक संरचना और न्याय को सुनिश्चित करना होता है। तो न्याय इस रूप से 3 रूप से स्पष्ट होते हैं। स्वतंत्रता क्या है? स्वतंत्रता विचार अभिव्यक्ति धर्म उपासना और जो भी विश्वास और उपासना की स्वतंत्रता है, सभी को कानूनी गारंटी देता है, लेकिन स्वतंत्रता उचित निर्बंधन के साथ, अर्थात युक्त प्रतिबंध लगाता है। स्वतंत्रता अक्षुण्ण नहीं है, जब भी चाहे राज्य आपको युक्त प्रतिबंध लगा सकता है इस चीज़ में। तो ये सब चीज़ें स्वतंत्रता के संदर्भ में देखी जाती है। साथ ही साथ समता के संदर्भ में क्या है? समता प्रतिष्ठा अवसर की समता देता है, अर्थात समान अवसर को व्यवहार में लाता है। जाति वर्ग लिंग आदि के संबंध में भेदभाव की समाप्ति करता है। कानून के समक्ष समता प्रदान करता है, रोजगार में समता प्रदान करता है। अर्थात ये समान अवसर को जन्म देता है, समता ये समान अवसर को जन्म देता है, इस संदर्भ में स्पष्ट होता है। अब देखिए, सर्वोच्च न्यायालय जो प्रस्तावित था, जो भी सुप्रीम कोर्ट के जो वाद थे मुख्य बिंदु, उसको यहाँ पर लिख दिए गए हैं। मुख्य बिंदु और भी विस्तृत चर्चा इसकी अगले सेशन में किया जाएगा। तो देखते हैं क्या है। तो शंकरी प्रसाद जो बनाम भारत संघवाद 1951 था, उसमें अनुच्छेद 13(2) थे, सब टाइटल 2, उसमें वर्णित शब्द राज्य से संबंधित अधिकार को स्पष्ट करता है। राज्य के क्या अधिकार होंगे यहाँ पर स्पष्ट करता है। तो राज्य के प्रस्तावना संबंधी क्या अधिकार होंगे, मौलिक अधिकार संबंधी क्या होंगे आप, या राज्य के नीति निर्देशक संबंधी अधिकार क्या होंगे, इसको स्पष्ट किया गया था। फिर बेरूबारी विवाद 1960 में सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी निर्धारित किया कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। चूँकि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, इसलिए इसमें संसद को संशोधन करने का अधिकार नहीं है। तो बेरूबारी से यह स्पष्ट होता है, विवाद में ये सामने आया था निर्णय।
फिर गोलकनाथवाद 1967 में सर्वोच्च न्यायालय ने ये माना कि प्रस्तावना संविधान का सार तत्व है। तो सर्वोच्च न्यायालय ने अभी निर्धारित किया कि जब भी सरकार को कोई अंग संविधान के किसी पक्ष या अनुच्छेदों को लेकर असमंजस या भ्रम की स्थिति में हो तो उसे प्रस्तावना के भाव के परिप्रेक्ष्य में कार्य करना। ये बहुत ही महत्वपूर्ण वर्डिक्ट था सुप्रीम कोर्ट का। इससे प्रश्न पूछा जाता सार तत्व क्या है, या कहाँ भ्रामक स्थिति कहाँ उपयोग में आ सकता है, ये बार बार अब होने लगा। यहीं से आप देखते हैं सारी व्यवस्थाएं कार्य करने लगी, सभी व्यवस्थाएं थी कार्य करने। जब भी कन्फ्यूजन होता है संपूर्ण संविधान के संदर्भ में तो वो प्रस्तावना के ही संदर्भ में कार्य करने लगते हैं, प्रस्तावना का मूल जो भावना है। तो उसके बाद संसद प्रक्रिया स्वरूप जो भी प्रतिक्रिया स्वरूप था, इसमें 24वां संविधान संशोधन 1971 लाते हैं। उसके अनुसार क्या था, अनुच्छेद 368 में संशोधन कर अनुच्छेद 370 के अंतर्गत संसद को मौलिक अधिकार सीमित करने और किसी भी अधिकार को वापस लेने का अधिकार है। संसद यह निर्धारित करती है। इसके प्रतिक्रिया में लाती यह विवाद क्या था आपको नेक्स्ट सेशन बताएंगे, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही जो विवाद हुए थे बहुत ही चर्चा में बने रहे थे और बार बार प्रश्न मेंस के संदर्भ में प्रश्न पूछा जाता है। तो पीटी में ये सब जरूरी नहीं है, बस चीज़ों को जान लीजिए। किसी भी प्रकार के संदेह को स्पष्ट करने की संसद को यह शक्ति देता है। यहाँ पर चीज़ें तो यहाँ से स्पष्ट होती है। केशवानंद भारतीवाद में 1973 में क्या आया था, यह अपने पूर्व के निर्णय अर्थात गोलकनाथ को पलटते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने यह प्रस्तावना को संविधान का अंग मान लेता है यहाँ पर। तो इसमें संसद को संशोधन करने का अधिकार देता है जो सकारात्मक प्रवृत्ति का हो सकता है। अब यहीं पर मूल ढांचा का कॉन्सेप्ट आता है जो अभी तक हमारे सभी शासन व्यवस्था में कार्य कर रहे हैं और यह संविधान का आत्मा इसकी संज्ञा दी इसको। तो यहाँ प्रश्न पूछा था मूल प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा, तो सर्वोच्च न्यायालय ने कहा। यहाँ से भी प्रश्न पीटी में पूछे जाते हैं। वामन राव बनाम भारत संघवाद 1981, सर्वोच्च न्यायालय ने मूल रूप से सिद्धांतों को मानते हुए निर्धारित किया कि आधारभूत लक्षण मूल ढांचा 24/4/1973 के बाद पारित होने वाले संविधान संशोधन अधिनियमों पर लागू होंगे। तो ये स्पष्ट रूप से कह दिया कि प्रस्तावना संबंधी जो भी मूल ढांचा संबंधी जो भी सिद्धांत है वो आपको इस तारीख के बाद से अब लागू होंगे, माने जाएंगे। अब ऐसा नहीं कि संसद इसके संबंध में विशिष्ट नियम और प्रतिवेदन बना सकता है। सकारात्मक रूप से आप चीज़ें कर सकते हैं, नेगेटिव रूप से बातें नहीं कर सकते। तो इसी के साथ आज का जो भी सेशन है आज समाप्त किया जाता है, क्योंकि जो भी बातें आपको सारी चीज़ें प्रीलिम्स से बता दी गई जो विभिन्न एग्जामों में पूछे जाते हैं। हमारे ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेज भी अवेलेबल आपको यहाँ मिलेंगे। साथ ही जो भी नोट्स चाहिए आपको यहाँ ऑल एग्ज़ाम के नोट्स प्राप्त हो जाएंगे। जो भी अभ्यर्थी इच्छुक हो वो हमारे दिए गए नंबर से संपर्क कर सकते हैं। जो भी नंबर यहाँ पर दिया गया उससे डायरेक्ट संपर्क करके बातें कर सकते हैं। मैं अमर कुमार इसी के साथ विदा लेता हूँ। धन्यवाद।